नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने पाठ एक मनुष्यता और एक पाठ पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर समझाए थे। इस वीडियो में हम काव्य खंड की अगली कविता कर चले हम फिदा, इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। ठीक है, ये पाठ ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, अब केवल प्रश्नोत्तर समझेंगे। ओके ना? तो पहले हम जो है लघुत्तरी प्रश्न समझते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना? हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड है इसका? तो जानते हैं हम। यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो जो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उस पर यह कविता आधारित है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया था। तो चीन ने यह आक्रमण तिब्बत जो है उस देश की तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण किया था और हमारे वीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है ना? क्या बता रहा है यहाँ पर? हिमालय जो है किस बात को प्रतीक है, वो है ना, किस बात का सिंबल है? तो हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? मान सम्मान। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि सैनिकों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने देश की रक्षा की, है ना? हिमालय का सर हमने न झुकने दिया ने हमारे मान सम्मान की उन्होंने रक्षा की। अगला प्रश्न। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? आइए जानते हैं दुल्हन क्यों कहा गया है। जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर धरती को खून के लाल रंग से सजा दिया है ना? प्रायः हम देखते हैं जो दुल्हन होती है लाल कपड़े पहनती है ना? लाल साड़ी पहनती है या लाल ड्रेस धारण करती है। तो वैसे ही सैनिकों ने क्या किया है? अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जानों का जो है सैक्रिफाइस किया उन्होंने, और उनके जो खून है, जो लाल रंग का खून है, उसने जो है धरती वो फैल गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो है अपने खून से जो है धरती को जो है लाल रंग दे दिया है और धरती दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है। इसलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। ठीक है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि हम बहुत ही शौकीन होते हैं गीतों को सुनने के लिए, है ना? हम जब भी अपना लीजर टाइम है, खाली समय है, मनोरंजन करना चाहते हैं तो गीत ज़रूर सुनते हैं। तो गीतों में ऐसी क्या खास बात होती है जो हमें हमेशा याद रहते हैं? कुछ गीत हमेशा याद रहते हैं। तो गीतों में भावनात्मकता, इमोशंस होते हैं ना, मार्मिकता होती है, उसमें दर्द, सच्चाई भी होती है, योग्यता, संगीतात्मकता, है ना, म्यूजिक होता है, लयबद्धता होती है, उसमें लय होती है ना? तो आदि गुण होते हैं उसमें, तो जिससे वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, और इस कविता में तो हमको बलिदान की भावना, सेक्रीफाइस की भावना दिखाई देती है, जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में रच बस जाती है ना? इसलिए हमको गीत अच्छे तरह से याद रहते हैं लंबे समय तक। कैफी आजमी ने किस काफिले के आगे बढ़ते रहने की बात कही है? तो जो कविता है उसमें जो है कैफी आजमी जो कवि हैं इस कविता के, वो कहते हैं कि अपने काफिले आगे बढ़ते रहें। तो किस काफिले की बढ़ने के लिए बात कह रहे हैं वो? कवि ने इस कविता में
देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों के काफ़िले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। तो जो देश में देश के ऊपर जो है शत्रु ने आक्रमण कर दिया और वो अब हमारे देश में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको पीछे भगाने के लिए, है ना? उनसे मुकाबला करने के लिए सैनिक चाहिए, है ना? तो उन तो उन स जो लड़ने गए हैं उनसे, वो अपना बलिदान देते जा रहे हैं। तो अगर और लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शत्रु हमारे देश में घुस जाएँगे। इसलिए जो काफ़िले हैं, ये जो ग्रुप्स लड़ने के लिए जा रहे हैं सैनिकों के, वो अपना बलिदान दे देने के बाद दूसरे काफ़िले आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि काफ़िले कम नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ताकि दुश्मन हमारे देश में घुस ना सके, है ना? कुर्बानी का यही सिलसिला, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना? सीक्वेंस शुरू हुआ है, निरंतर चलते रहना चाहिए। देश पर कुर्बानी देने वालों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है ना? जो युवा हैं और जो देश के लिए लड़ सकते हैं, वो लोग कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साँसें थमती गई, नब्ज़ जमती गई, भाव स्पष्ट कीजिए, इसका क्या अर्थ है? ये पंक्तियाँ विपरीत परिस्थितियों को उजागर करती हैं, यानी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ, डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस हैं, उसके बारे में बता रही है, विपरीत परिस्थितियों के बारे में। हिमालय की उत्तरी सीमा में बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ हैं और नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ में जो पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है ना? तो ठंड बहुत होती है। यहाँ तक कि अत्यधिक ठंड से नब्ज़ तक जम जाती है और ऐसी इतनी ठंड होती है 0 डिग्री तक पहुँच जाती है ना? और ऐसे मौसम में इतनी ठंड में जो है हमारी जो रगें हैं जिसमें खून बह रहा है, उसमें जो खून बह रहा है वो भी जम जाता है, मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमने अपने देश के गौरव को कम होने नहीं दिया। तो जो सैनिक शत्रु से लड़ रहे हैं, इन कठिन परिस्थितियों में भी जो है, वो जो है बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी शत्रुओं से मुकाबला कर रहे हैं और उनसे हार नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया साँस थमती गई यानी साँस भी रुक जा रही है, नब्ज़ जमती गई। जो रगें भी हैं वो भी जम जा रही हैं, तो भी जो है मुकाबला उन्होंने करना नहीं छोड़ा है, मुकाबला कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। बाँध लो अपने सर से कफ़न साथियों, कहकर कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कफ़न बाँधने के लिए कह रहे हैं कवि, तो क्या बताना चाह रहे हैं वो? कवि कहते हैं कि हमें देश सेवा का एक अवसर मिलने जा रहा है। साथियों, हमें भी अपने सर पर कफ़न बाँधकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अब देश पे जो है आक्रमण हो गया है शत्रुओं का और ऐसे समय पे हम अपने घर पर नहीं बैठना है। हमको जो है देश की रक्षा के लिए बाहर आना है और अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाना है। ठीक है? तो इसलिए कवि कहते हैं बांध लो अपने सर से कफन साथियों। बांकपन से क्या अभिप्राय है? जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो पहले तो प्रश्न का उत्तर देते हैं बांकपन क्या होता है? बांकपन से अभिप्राय जवानी के जोश यानी जब व्यक्ति यंग होता है, जवान होता है, उसमें बहुत जोश होता है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है ना? तो उसको हम कहते हैं बांकपन, लड़ने-मरने के उत्साह में होता है, जान देने की रुत रोज आती नहीं, के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि देश के लिए न्योछावर होने की घड़ी बार-बार नहीं आती। ऐसे अवसर जो है बार-बार नहीं आते। शत्रु ने अभी आक्रमण कर दिया है और देश को जो है देश की रक्षा करने के लिए लोगों की आवश्यकता है और ऐसे समय हमेशा नहीं होते। हो सकता है कि हम सहायता ना कर पाएँ, ऐसा मौका चला जाए, है ना? बाद में हमको पछताना पड़ेगा। तो ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमें जो है देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अतः कवि देश के लिए जान देने को प्रोत्साहित कर रहा है। कर चले हम फ़िदा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, है ना? किस तरह से ये सार्थक है, शब्द मीनिंगफुल है हमको बताना है।
कविता का शीर्षक सार्थक है, बिल्कुल सही है, मीनिंगफुल है, क्योंकि ये कविता देश पर जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों की हृदय की आवाज को बयान करता है ना? तो ये शीर्षक जो जो सैनिक कहना चाहते हैं हमसे, है ना? कवि बता रहा है। सैनिक तो हमसे आके नहीं कह रहे हैं, कवि ही उनकी भावनाओं को हमारे सामने बता रहा है। क्या बताना चाहते हैं, क्या बयान करना चाहते हैं, है ना? कि वो अपना बलिदान दे रहे हैं, अब जो है हमारी बारी है। हम जाना है पीछे से और देश के लिए बलिदान देना है ना? ये सैनिक कहना चाहते हैं, जिन्हें हम कर्म पर नाज़ है, उनका जो कर्म है, उसपे हमको बहुत ही गर्व है तथा आने वाले पीढ़ियों से कुछ अपेक्षाएँ भी हैं, है ना? उन्हें अपने कर्म पर यानी सैनिकों को जो है अपने कर्म पर बहुत ही गर्व है। वो जो भी कर रहे हैं देश के लिए, उसपे वो प्राउड फ़ील करते हैं और वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स हैं, उनसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी आएँगे और देश की रक्षा करेंगे उनके बाद, है ना? ज़मीन पर खून से लकीर खींचने का क्या अर्थ है? दुश्मनों के लिए कवि ने क्या उपमा दी है? कवि ने दुश्मनों को क्या बताया है और ज़मीन पर खून से लकीर खींचने के लिए क्या अर्थ है यहाँ पर? तो ज़मीन पर खून से लकीर खींचने का अर्थ दुश्मनों के लिए सीमा रेखा निर्धारित करने से है। यानी कि एक बाउंड्री सीमा रेखा बना देना कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। ज़मीन पर खून की लकीर खींचना यानी अपनी जान देकर अपने खून से जो है वहाँ पर एक सीमा रेखा बना देना जिसके आगे जो है दुश्मन नहीं बढ़ सकते। दुश्मनों के लिए कवि ने रावण की उपमा दी है। उन्होंने जो है रावण बताया है, दुश्मनों को क्या बताया है? रावण के समान बताया है और ये जो सीमा रेखा है लक्ष्मण ने जिस तरीके से है ना अ, सीता जी को बाहर ना सीता जी की रक्षा करने के लिए कि सीता जी को कोई भी हानि ना पहुँचे उसके लिए उन्होंने रेखा खींच दी थी, है ना? लक्ष्मण रेखा के नाम से जो प्रसिद्ध है, वैसे ही सीमा रेखा आज सैनिक खींच रहे हैं कि ताकि शत्रु जो है अंदर ना आ पाएँ, ठीक है? और शत्रुओं को कवि ने जो है रावण बताया है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? किसे कह रहे हैं साथियों? कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। तो ये साथियों का प्रयोग सैनिकों के लिए और देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा हेतु बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं, है ना? जो भी सैनिक हैं, वो देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके बाद यह राह शून्य ना हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर जो है कोई भी ना आए और शत्रु अंदर चला आए। इसलिए दूसरे जो उनके पीछे जो है लोग देशवासी हैं, वो सामने आए लड़ने के लिए। उनके बाद आने वाले भी देश के मान-सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार रहें। दूसरे देशवासी भी जो है इन सैनिकों से प्रेरणा प्राप्त करके देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएँ। ऐसा जो है चाहते हैं सैनिक, तो साथियों जो है सैनिकों और देशवासियों के लिए उपयोग किया गया है। इस गीत में सर पर कफन बाँधना किस ओर संकेत करता है? अभी इस प्रश्न को हमने समझा था, है ना? सर पर कफन बाँधना का अर्थ होता है मौत के लिए तैयार हो जाना, मरने के लिए तैयार हो जाना। यह गीत शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है। शत्रु से लड़ रहे हैं, तो सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, तो देश के मान-सम्मान की रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। तो जब हम शत्रु से लड़ने जाएँगे और सोचेंगे कि हम अपनी जान भी बचा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना? तो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए शत्रुओं का मुकाबला करना है, तभी तो हम वहाँ जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम डरे हुए रहेंगे और अपनी जान बचाने की फ़िक्र ज़्यादा करेंगे, तो फिर शायद हम ठीक से मुकाबला नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए जो है कवि क्या कहते हैं, सर पे कफ़न बाँध लीजिए, है ना? अगला प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, अर्थ, है ना? इसका पूरा कविता में आपने क्या समझा, है ना? वो यहाँ पर लिखना है, प्रतिपाद्य लिखना है, इसका अर्थ, प्रत्येक पद का अर्थ लिखना है। तो प्रस्तुत कविता को
देश के सैनिकों की भाषा में लिखा गया है, जो कि उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। देशभक्ति भावना बता रहे हैं सैनिक यहाँ पर। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि युद्धरत सैनिक अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और कविता में बताया जा रहा है कि युद्ध में जो चले गए हैं सैनिक, जब तक उनकी जान में जान है वो पीछे हटने वाले नहीं है, है ना? चाहे उन्हें अपने प्राणों की को ही अर्पित ना करना पड़े, प्राण भी देने के लिए तैयार है। साथ ही इन्हें आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षाएँ भी हैं। लेकिन साथ में वो चाहते हैं कि इनके जो पीछे जो देशवासी हैं, वो भी इनके बाद आकर लड़ें। वे भी उनके शहीद होने के बाद देश के दुश्मनों से डटकर मुकाबला करें, जैसे वे कर रहे हैं। उनका मानना है कि देश पर जान देने के मौके बहुत कम मिलते हैं और वो समझते हैं कि ऐसे अवसर जो है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। अतः ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, है ना? और हम जो है मुकाबला करते रहना चाहिए और शत्रुओं को यहाँ से मार भगाना चाहिए। अब हम जो है उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति वाले प्रश्न देखते हैं ना, हायर क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं कैसे हैं वो। अगला प्रश्न है, जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में निहित संदेश अपने शब्दों में लिखिए। ये पहले ही हम समझ चुके हैं, है ना? कि जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से क्या कहना चाहता है, और एक बार पढ़ लेते हैं इसे। जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को जीवन में जिंदा रहने के अवसर तो बहुत मिलते हैं, है ना? जिंदा रहने के बहुत अवसर हैं, हम अपना जीवन ही तो व्यतीत कर रहे हैं, परंतु देश की आन बान की शान की जैसे पुनीत, है ना, ऐसे कार्य करने कितने सेक्रेड होली वर्क करने के लिए अवसर जो है हमको बहुत कम मिलते हैं। अच्छे काम करने के मौका एक बार ही मिलता है। ऐसा अवसर सीमा पर देश की रक्षा कर सैनिक को ही मिल पाता है, जिससे वे अमर हो जाते हैं। उस पंक्ति में निहित संदेश ये है कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इन पंक्तियों में यही बताया जा रहा है कि हमको जो अवसर मिला है देश की रक्षा करने का, इस पुनीत कार्य करने का जो अवसर मिला है, उसको अपने हाथों से नहीं जाना देना चाहिए और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम और लक्ष्मण का प्रतीकार्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि घायल सैनिक उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपकर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। तो यहाँ राम और लक्ष्मण के नाम भी आए हैं कविता में, तो वो किसके प्रतीक हैं, किसके सिंबल हैं, और सैनिक उन्हें क्या जिम्मेदारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। तो राम और लक्ष्मण हमारे देश के उन साहसी और वीर युवाओं के प्रतीक हैं। तो जो युवा हैं, है ना, जो देश की रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, उनके बारे में है ये कि वही है राम और वही है लक्ष्मण साथियों, जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना? देश के लिए सब कुछ दे देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं वो, जो सैनिक हैं, युवा हैं। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में घायल सैनिक इन युवाओं को भारत माता रूपी सीता की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। और ये जो सैनिक हैं, जो लड़ रहे हैं, युद्धरत है, युद्ध में है, वो समझते हैं कि ये धरती माँ सीता है, सीता माँ के समान है, और इनकी रक्षा करने के लिए जिस तरह से लक्ष्मण ने और राम ने प्रयास किए थे, वैसे ही आज के युवा लक्ष्मण और राम की तरह माँ सीता, यानी कि हमारी धरती माँ, माँ भारत माता की रक्षा करने सामने आए। वे वीर सैनिक चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी भारत माता रूपी सीता की ओर कोई कुदृष्टि, है ना, कोई भी जो है बुरी दृष्टि ना डाल सके। कुदृष्टि यानी बुरी दृष्टि, यानी कोई भी इस पे अधिकार ना कर सके, इसलिए युवाओं को आगे आना है। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों के लिए निहित प्रेरणा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो हमने कविता पढ़ी, समझी, है ना, इसमें क्या मैसेज दे रहा है, किस तरह से मोटिवेट कर रहा है कवि देशवासियों को? तो कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों को
अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माता की रक्षा करने की प्रेरणा निहित है। तो ये मोटिवेट कर रहा है कि हम अपनी भारत माता की रक्षा करें। हमारे देश में जब शत्रु के हमले की स्थिति हो और उसकी लोलुपता देश की स्वतंत्रता और आन-बान के लिए खतरा बन जाए, लोलुपता यानी उनका जो लालच है ना? कब्ज़ा करने का, वो जब आन-बान हमारे जो सम्मान को नुकसान पहुँचाने लगे, तो प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। तो हम अपनी जान की भी फ़िक्र ना करें और देश की रक्षा के लिए सामने आ जाएँ। देश की रक्षा करते समय कितनी ही विषम परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, है ना? अगर हम देश की रक्षा करने बाहर आ रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आएँगी, है ना? कठिन परिस्थितियाँ आ सकती हैं, ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि हमको बहुत अपनी जान भी गँवाना पड़े, तो उनका भी सामना हमें करना है ना? विषम परिस्थितियों का सामना भी हमको करना है। पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें बलिदान देने के लिए सदैव भूल कर भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। हमें बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें बलिदान देने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? रेडी रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, जिससे देश की शान पर आँच ना आए। तो यहाँ देश की जो इज़्ज़त है वो कम नहीं होना चाहिए, सम्मान कम नहीं होना चाहिए। यानी देश की शान पर आँच ना आए यानी उसका सम्मान कम ना हो, शान पे आँच भी नहीं आना चाहिए, उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए, इसकी हमें पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने जो है कर चले हम फिदा के प्रश्नोत्तर समझने की कोशिश करे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है? अब अगले वीडियो में मैं गद्य खंड के जो पाठ हैं, झेन की देन और कारतूस उसके प्रश्नोत्तर करूँगा, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।